आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पंकज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत होते हैं, ये बात मैं काफ़ी सालों से सुनता आ रहा था, मगर मैं इन बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता था और ना ही ये मानता था कि किसी ने भूत प्रेत देखा होगा। जो ये कहता है कि मैं भूत देखा हूँ, मैं उसका काफ़ी मजाक उड़ाया करता था, मगर जिस किसी का भी मैंने मजाक उड़ाया था उन सभी ने मुझे एक ही बात कही थी कि जब तू भी भूत देख लेगा तो तू भूत के नाम से ही डरने लगेगा। मगर मैं उन सभी बातों को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ भी होगा ये कभी मैंने सोचा नहीं था। और सच में इस घटना के बाद मैं भूत प्रेत का नाम सुनते ही कांपने लगता हूँ। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूँ था कि आज से काफ़ी साल पहले जब मैं एक सेकंड हैंड बाइक खरीदा था तो मेरा काफ़ी मन था कि मैं बाइक लेकर अपने मामा के घर जाऊं, वो भी मामा को बिना बताए, ताकि मैं मामा को जाकर सरप्राइज़ दे सकूं। बाइक खरीदने के 2 दिन बाद ही मैंने अपने माँ से कहा, माँ, मैं मामा के घर जा रहा हूँ बाइक लेकर। पहले पहले तो माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया, मगर मेरे लाख बोलने के बाद माँ राज़ी हो गई। माँ के राज़ी होते ही मैंने मामा के घर जाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मैं आज शाम 6:30 बजे अपने घर से बाइक लेकर मामा जी के घर जाने के लिए निकलूँगा और रात के 9:30 बजे तक मामा जी के घर पहुँच जाऊँगा। ये सोचकर मैंने सारी तैयारी कर ली और ठीक 6:30 बजे अपने घर से मामा जी के घर जाने के लिए निकला। घर से निकलते ही करीब 20 से 25 मिनट बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग हाईवे पर पहुंचा और हाईवे पर पहुंचते ही मैं बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। रात का वक्त होने के कारण हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा था। इसका फ़ायदा उठाकर मैं भी बाइक भगाए जा रहा था। उन दिनों मैं चाय पीने का काफ़ी शौकीन था, जिस कारण मैं हर आधे घंटे में बाइक को चाय की टपरी पर रोककर चाय पी रहा था। देखते देखते कब 2 घंटे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं भी लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका था। रात भी लगभग काफ़ी हो जाने के कारण अब हाईवे पर इक्का दुक्का ही ट्रकें दिखाई पड़ रही थी। मुझे भी अब हाईवे से अलग दाईं ओर जाना था, तो मैं आगे जाकर अपनी बाइक को दाईं ओर मोड़ लिया। अब मेरे आगे एक काफ़ी लंबा रास्ता था, जिस रास्ते के दोनों ओर घने जंगल थे और ये रास्ता काफ़ी टूटा फूटा गांव का रास्ता था। ऊपर से उस रास्ते पर इतना ज़्यादा अंधेरा फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस रास्ते के आगे काफ़ी कम महसूस हो रही थी। फिर भी मैं किसी तरह अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। ऊपर से उस रास्ते पर इतना ज़्यादा सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरी बाइक चलने की आवाज़ किसी ट्रक के समान मालूम पड़ रही थी। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई। बाइक अचानक बंद होते ही मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया कि इतनी अच्छी चल रही मेरी बाइक अचानक से बंद कैसे पड़ गई। बाइक के बंद होने के बाद मैंने काफ़ी बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मैं जितनी बार कोशिश करता उतनी ही बार नाकाम होता, क्योंकि मेरे लाख कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बाइक की टंकी खोलकर फ्यूल भी चेक किया तो बाइक में पेट्रोल भी काफ़ी था, और ऐसा हो भी क्यों ना, निकलने से पहले ही मैंने बाइक की टंकी फुल जो करवाई थी। तो अचानक मेरी बाइक को हुआ क्या? बाइक स्टार्ट ना होने पर मुझे काफ़ी चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूँगा। बाइक को तो ठेल कर यहाँ से मामा जी के घर ले जाना मुमकिन नहीं है और ना ही मैं बाइक छोड़कर जा सकता हूँ। ऊपर से वो रास्ता इतना सुनसान था कि ना तो उस पूरे रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई दुकान जिससे मैं मदद मांग सकूं। पूरे रास्ते के दोनों किनारे पर घने जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
करीब 30 मिनट के इंतज़ार करने के बाद मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 10:30 बजे का हो रहा था। काफ़ी रात हो जाने के कारण मेरी उम्मीद भी काफ़ी टूटे जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मेरे ऊपर किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी पड़ी। रोशनी पड़ते ही मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि एक ट्रक चलकर मेरी ओर आ रही है। उस ट्रक को अपनी ओर आता देख मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि मैं उस ट्रक वाले से मदद मांग सकता था। ट्रक के थोड़ा नज़दीक आते ही मैं हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा करने लगा। मेरे हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा करते ही ट्रक वाले ने ठीक ट्रक को मेरे सामने लाकर रोका। ट्रक के रुकते ही मैं ट्रक वाले से बोला, भाई साहब देखिए ना, मेरी बाइक ख़राब हो गई है और मुझे दूर दूर तक यहाँ पर कोई दुकान नहीं दिख रहा और ना ही कोई घर। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर उस ट्रक वाले ने कहा, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। आप मेरे ट्रक में बैठिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। उस ट्रक वाले की बात सुनकर मैंने उस ट्रक वाले से कहा, मगर मेरी बाइक, मैं अपनी बाइक को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनते ही ट्रक वाले ने कहा, हाँ, आपकी बाइक को भी ट्रक के पीछे रख लेता हूँ। उस ट्रक वाले की बात तो ठीक थी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी भारी बाइक को कौन ट्रक के ऊपर रखेगा। मैं भी इतना सोच रहा था कि तभी उस ट्रक वाला ट्रक से नीचे उतरा और मेरी बाइक को उठाकर ट्रक के ऊपर रख लिया। ये देखकर मैं काफ़ी चौंक गया कि भला कोई इंसान अकेले इतनी भारी बाइक को उठाकर कैसे ट्रक के ऊपर रख सकता है। ट्रक वाला लगभग 7 फीट लंबा और काफ़ी चौड़ा था। मैंने आज तक इतना लंबा चौड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। ट्रक वाले ने मेरी बाइक को ट्रक के ऊपर रखते ही मुझसे कहा, देखा ना, मैंने कैसे बाइक उठाकर ट्रक के पीछे रख दिया। मैं ट्रक वाले की हरकत से काफ़ी चौंका हुआ था कि तभी ट्रक वाले ने कहा, आइए आप भी आगे आकर बैठ जाइए। इसके बाद मैं भी ट्रक में खलासी वाले सीट पर जाकर बैठ गया और मेरे बैठते ही ट्रक वाले ने ट्रक भगाना शुरू कर दिया। उस ट्रक वाले की हरकत से मैं काफ़ी चौंक गया था, जिस कारण मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी उस ट्रक वाले ने मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाइएगा? उस ट्रक वाले के ये पूछने पर मैंने अपनी पूरी आपबीती ट्रक वाले को बताई। इसके बाद मैं भी ट्रक वाले से पूछा, आप इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनकर उस ट्रक वाले ने हंसते हंसते जवाब दिया, मैं हर रात को इस रास्ते पर ट्रक लेकर घूमता हूँ। वो ट्रक वाला क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर मैंने ट्रक वाले से कहा, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर ट्रक वाले ने जवाब दिया, ये काफ़ी लंबी कहानी है। इतना बोलकर ट्रक वाले ने आगे बताना शुरू किया। आज से 4 साल पहले मैं इसी तरह एक रात ट्रक लेकर इस रास्ते से गुजर रहा था और मेरी ट्रक अचानक इस रास्ते पर बंद पड़ गई। उस रात मैं अकेला था, मेरे साथ मेरा खलासी नहीं था। ट्रक के बंद पड़ते ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक का बोनट खोलकर चेक करने लगा कि आखिर ट्रक में दिक्कत क्या आई है। कुछ देर इधर उधर चेक करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मेरी ट्रक को हुआ क्या है और ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। अभी मैं ये देख ही रहा था कि तभी जंगल से कुछ जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, बस चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगता रहा। जब मुझे वो जानवर काट रहे थे तो यहाँ से 1-2 कार भी गुजर रहे थे, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और सभी जंगली जानवरों ने मुझे मार डाला। उस ट्रक वाले के मुंह से ये सुनकर मैं काफ़ी डर गया कि मैं जिस आदमी के साथ बैठा हुआ हूँ वो इंसान कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा, एक भूत है। कि तभी मेरी नज़र उस ट्रक वाले के पैर पर गई तो मैंने देखा कि उस ट्रक वाले के पैर उल्टे हैं और अब उस ट्रक वाले का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका है। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा
और ठीक उस भूत ने मुझे मेरी मंजिल पर ले जाकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैं समझ गया कि भूत प्रेत होते हैं, और ये भी समझ गया कि सभी भूत खराब नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, जिस कारण आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को चाचा जी का कॉल आया था। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी यहाँ पहुँचो। चाचा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल के सीट पर बैठे पापा ने कहा, और 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर को सुनकर पापा काफी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से चाचा जी का कॉल आया। चाचा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे पर रोका और फोन उठाया तो चाचा जी ने कहा, पवन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी? इस पर मैं बोला, हम लोग बस कुछ ही घंटों में पहुँचने वाले हैं। जिस पर चाचा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, दादाजी अभी पहले से थोड़े ठीक है। चाचा जी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका भी टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटा कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से दाहिना रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिना मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते पर इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के पास रोक दिया और पापा से कहा, पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया, रुकिए मैं उतर कर साइड करता हूँ। जिस पर पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना। पापा के बोलने के बाद कार का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला और उस गिरे हुए साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कार के बाहर इतना सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरे चलते कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, कहाँ कोई आदमी है? जिस पर मैंने कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तेरा कोई वहम होगा, साइकिल साइड करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर
उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड करने लगा और कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी कार की डिग्गी को बजा रहा हो। मैं झट से कार को एक साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो वो आवाज और जोर हो गई। अब मैं थोड़ा सहम गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिग्गी खोलकर देख सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिग्गी खोल दिया, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिग्गी के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी डिग्गी में इतना सारा खून आया तो आया कैसे? अब हम दोनों को लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे। मुझे अंदाजा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि तभी काफ़ी तेज चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी शक्ति ने दरवाजे को जकड़कर रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीटकर मुझे कार से बाहर ले आया और एक भारी सी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफी जोर से दबाने लगा। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से मुझे एक बाइक आती दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर वो बाइक मेरे पास आई तो उसमें मेरे चाचा जी थे। चाचा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर चाचा जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। जिस पर मैंने कहा, चाचा जी पापा कहाँ हैं? जिस पर चाचा जी ने कहा, पापा काफ़ी पीछे ही छूट गए हैं। उस शैतान के छलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा कार में हैं। जिसके बाद मैं और चाचा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुंचे जहां पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने चाचा जी से जब पूछा तो चाचा जी ने बताना शुरू किया, पवन तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम गांव आए थे
तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर गया। और आज भी तू जब गांव के रास्ते वापस लौट रहा था तब उसी आत्मा ने तेरे साथ शायद बदला लिया। भला तो इस बात का कि मैं समय पर आ गया। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।